हमें मस्तिष्क के बारे में कैसे पता चला? अ बुक बाय आइजैक एसिमोव। हमारी खोपड़ी के नीचे एक मुलायम सिलेटी रंग का पदार्थ होता है, जिसका भार 1.5 किलोग्राम होता है। वो थोड़ा सिकुड़ा होता है और देखने में एक बड़े अखरोट जैसा दिखता है। यही मस्तिष्क है। ऐसा लगता है जैसे मस्तिष्क कुछ करता ही नहीं, वो बस वहाँ बैठा रहता है। पर क्योंकि हड्डी की बनी खोपड़ी उसकी हिफाजत करती है, इसलिए मस्तिष्क बहुत महत्वपूर्ण होगा। शरीर के सभी अंगों में मस्तिष्क सबसे अधिक सुरक्षित है। हृदय भी शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। उसके आगे हड्डियों का एक पिंजड़ा होता है, परंतु पसलियों के पिंजड़े के बीच से हृदय में चाकू घुसाया जा सकता है, जिससे इंसान तुरंत मर सकता है। लेकिन खोपड़ी में ऐसा कोई छेद नहीं होता है। शरीर को हवा में पाई जाने वाली गैस ऑक्सीजन की लगातार आवश्यकता होती है। हम हमेशा सांस लेते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन प्रवेश कर सके। ऑक्सीजन भोजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा देती है। मांसपेशियों को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बहुत ऊर्जा का उपयोग करती है। दौड़ते या वजन उठाते समय या लकड़ी काटते समय हम हांफने लगते हैं और मांसपेशियों का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तब हम बहुत तेजी से सांस लेते हैं, जिससे कि शरीर को अधिकतम ऑक्सीजन की मात्रा मिल सके। सांस ली हुई ऑक्सीजन का 1/4 भाग केवल निठल्ला बैठा हुआ मस्तिष्क उपयोग करता है। शरीर के बाकी अंग ऑक्सीजन के बिना कुछ समय तक कार्य कर सकते हैं, परंतु मस्तिष्क की ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने के बाद इंसान केवल कुछ मिनटों तक ही जीवित रहेगा। कुछ मिनटों बाद मस्तिष्क अपना काम करना बंद कर देगा और व्यक्ति मर जाएगा। प्राचीन काल में लोगों को यह पता ही नहीं था कि ऑक्सीजन मस्तिष्क के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्हें इतना पता था कि अगर सिर पर तेज चोट लगे तो कुछ समय के लिए व्यक्ति स्तंभित हो जाता था और उसके बाद से उसका बर्ताव अलग हो जाता था। उसका सोच और बर्ताव गड़बड़ा जाता था। इसी कारणवश प्राचीन काल में कुछ विद्वान लोग इस निर्णय पर पहुंचे कि मस्तिष्क ही सोच और भावनाओं का केंद्र होगा। प्लेटो का भी ऐसा ही मत था। अरस्तु प्लेटो का सबसे प्रतिभाशाली छात्र था। अरस्तु के अनुसार हृदय सोच और भावनाओं का केंद्र था, क्योंकि जब आप उत्तेजित होते हैं तो दिल तेजी से धड़कता है और आराम करते समय हृदय भी धीमे धड़कता है। लेकिन अगर हृदय सोचने और भावनाओं का काम करता है तो फिर मस्तिष्क का क्या रोल है? अरस्तु के अनुसार हृदय में रक्त गर्म होता था और मस्तिष्क रक्त को ठंडा करने का स्थान था। लेकिन अगर मस्तिष्क का काम सिर्फ खून को ठंडा करना था तो फिर वो हड्डी की खोपड़ी की सुरक्षा की क्या जरूरत थी? सिर पर लगी चोट सीने पर लगी चोट से ज्यादा घातक क्यों होती है? मनुष्यों का मस्तिष्क अन्य जानवरों की अपेक्षा इतना बड़ा क्यों होता है? घोड़े और ऊंट इंसान की अपेक्षा कहीं बड़े होते हैं, पर उनके मस्तिष्क इंसान से छोटे होते हैं। केवल हाथियों और व्हेलों के मस्तिष्क इंसान से बड़े होते हैं। बंदर का मस्तिष्क वन मानुष से छोटा होता है और वन मानुष का मस्तिष्क मनुष्य से छोटा होता है। इन कारणों से मस्तिष्क को लेकर कई विद्वानों का अरस्तु से मतभेद था। वैसे एक चोटी के दार्शनिक के रूप में अरस्तु की बहुत ख्याति थी। ईसा से 290 साल पहले एक यूनानी डॉक्टर हीरोफिलस ने पहली बार छात्रों के सामने मृत शरीरों को काटकर उनका अध्ययन किया। इसको अंग विच्छेदन या डिसेक्शन कहते हैं। इस प्रकार छात्र शरीर के विविध अंगों का अध्ययन कर सकते थे। शरीर रचना संबंधी अध्ययन के लिए इस विज्ञान को एनाटॉमी का नाम दिया गया। हीरोफिलस ने मस्तिष्क का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और प्लेटो की भांति वो भी इसी निर्णय पर पहुंचा कि मस्तिष्क ही सोचने और भावनाओं का केंद्र था। उसने पाया कि अनेकों लंबे धागे मस्तिष्क को जोड़ते थे। हम इन्हें नर्वस कहते हैं। हीरोफिलस ने पाया कि कुछ नर्वस मांसपेशियों, आंखों और कानों से आकर जुड़ती थी। उससे उसने निर्णय निकाला कि कुछ नर्वस मांसपेशियों को संचालित करती होंगी और कुछ के कारण हम देख और सुन पाते होंगे। हीरोफिलस के बाद एक और यूनानी डॉक्टर इरुसिट्रूटस
ने भी मस्तिष्क का अध्ययन किया। उन्होंने पहली बार मस्तिष्क की सतह पर पाई झिर्रियों और सिलवटों का अध्ययन किया। आज हम उन्हें कन्वोल्यूशंस कहते हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि मनुष्य के मस्तिष्क में अन्य जानवरों की अपेक्षा कहीं अधिक सिलवटें होती हैं। उन्हें लगा कि शायद इसी कारण मनुष्य जानवरों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान है। उसने देखा कि मस्तिष्क के दो भाग थे। सामने वाला भाग बड़ा होता है और उसे सेरिब्रम कहते हैं। पीछे की ओर छोटा भाग होता है जिसे सेरिबेलम कहते हैं। सामने वाला भाग बड़ा होता है और उसे सेरिब्रम कहते हैं। पीछे की ओर छोटा भाग होता है जिसे सेरिबेलम कहते हैं। उसने मस्तिष्क पर चढ़ी झिल्ली और बीच के रिक्त स्थानों का भी अध्ययन किया। हीरोफिलस और इरुसिट्रुटस ने अपना काम एलेक्जेंड्रिया यानी मिस्र में किया था, जो उस समय विज्ञान का केंद्र था। लेकिन मिस्र वासियों ने डिसेक्शन यानी काट छांट पर आपत्ति जताई। वो उनके धर्म के खिलाफ था। इस कारण से इन दोनों डॉक्टरों द्वारा शुरू किया हुआ सुंदर शोध वहीं पर ठप पड़ गया। उस समय रोम साम्राज्य अपने चरम शिखर पर था। यूनान में एक और नामी गिरामी डॉक्टर थे जिनका नाम था गैलेन। ईसा से 200 साल बाद, क्योंकि मनुष्यों के शवों के काटने छाटने पर मनाही थी, इसलिए उन्होंने मरे जानवरों का डिसेक्शन शुरू किया। इसमें कभी कभी तो वो मुश्किलों में भी फंस गए, क्योंकि कुत्तों और सुअरों के अंग अक्सर मनुष्यों जैसे नहीं होते। गैलेन ने मस्तिष्क के अन्य भागों का भी अध्ययन किया। सेरिबेलम के पीछे मस्तिष्क सकरा होकर मेडुला ऑब्लंगेटा बनाता है। यह भाग रीढ़ की हड्डी से सुरक्षित रहता है। इस पूंछ को स्पाइनल कार्ड या मेरुदंड कहते हैं और उसके साथ तमाम नर्वस जुड़ी होती है, जो अंततः मस्तिष्क से जाकर जुड़ती है। अगर किसी जानवर का मेरुदंड काट दिया जाए तो क्या होगा? गैलेन ने इस प्रश्न का अध्ययन किया। अगर वो मस्तिष्क के पास ऊपर की ओर काटता तो जानवर तुरंत मर जाता, लेकिन अगर मेरुदंड को नीचे और नीचे काटता तो अलग अलग मांसपेशियां काम करना बंद कर देती और जानवर को लकवा मार जाता। इससे इतना तो पक्का हुआ कि मेरुदंड से जुड़ी नर्वस विभिन्न मांसपेशियों को नियंत्रित करती थी। दुर्भाग्यवश रोम में विज्ञान पिछड़ने लगा। रोम साम्राज्य के गिरने के बाद विज्ञान का स्तर और गिरा। गैलेन के 1000 वर्ष बाद ही वैज्ञानिकों ने दोबारा शरीर रचना को समझने के लिए जानवरों और इंसानों के मृत शरीरों का डिसेक्शन शुरू किया। ईसा के 1316 साल बाद एक इटालवी डॉक्टर मोंडिनो डे लूटसी ने शरीर विज्ञान पर एक संपूर्ण किताब लिखी। वो इतिहास में एनाटॉमी विषय पर लिखी पहली पुस्तक थी। उसमें बहुत सारी गलतियां भी थीं, जिनका कारण था कि उसने खुद काट छांट का काम कम किया और गैलेन के लेखों पर अधिक विश्वास किया। लेकिन फिर भी यह एक अच्छी शुरुआत थी। अपनी कलाकृतियों को वास्तविक बनाने के लिए इतालवी चित्रकार लियोनार्डो डा विंसी ने कम से कम 30 मृत शरीरों की काट छांट की और शरीर के अंगों का बारीकी से अध्ययन किया। उसके अवलोकनों से गैलेन की कई गलतियां उजागर हुईं। लियोनार्डो ने अपनी खोजों को दर्ज तो किया, पर इस रूप में नहीं जिससे कि अन्य लोग उससे सीख सकें। उसने अपने अवलोकन और नोट्स खुद अपने ही लिए रखे और वो बहुत बाद में मिले। असल में नवीन एनाटॉमी यानी शरीर विज्ञान की नींव रखने का श्रेय एक बेल्जियम वैज्ञानिक एंड्रियास वेसेलस को जाता है। लियोनार्डो की तरह ही वेसेलस ने अनेक मृत देहों का डिसेक्शन किया और उसने अन्य लोगों को पढ़ने के लिए उनके सटीक वर्णन लिखे। 1543 में उसने विज्ञान की एक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित की। अंग्रेजी में उसका शीर्षक है ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अपने जमाने के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार से वेसेलस ने पुस्तक के चित्र बनवाए। तब तक छापाखानों का आविष्कार हो चुका था। यह छपी पुस्तक संपूर्ण यूरोप के पढ़े लिखे लोगों तक पहुंची। पुस्तक के वर्णन बहुत सटीक थे और उसमें गैलेन की लगभग सभी त्रुटियां सुधार दी गई थीं। वेसेलस ने मस्तिष्क का बहुत सजीव और सही वर्णन लिखा था। उसने गैलेन द्वारा किए रीढ़ की हड्डी द्वारा वाले प्रयोगों को दोहराया। उससे वो इस निर्णय पर पहुंचा कि मस्तिष्क, मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी और नर्वस सब मिलजुल कर नर्वस सिस्टम बनाते हैं। वेसेलस के बाद लोगों ने भय मुक्त होकर मृत शरीरों की काट छांट शुरू की और साथ साथ हर एक अंग का विस्तार और स्पष्टता से वर्णन भी लिखा। कई शोधकर्ताओं ने नर्वस को ध्यान से देखा कि वो कहां से कहां जाती है। एक स्विस जीव वैज्ञानिक एल्ब्रेख्ट फॉन हेलर ने पाया कि मांसपेशियां छूने से सिकुड़ जाती हैं। जब हेलर किसी मांसपेशी से जुड़ी नर्व को छूता
तो वो सिकुड़ जाती। दरअसल नर्व मांसपेशी की अपेक्षा अधिक उत्तेजनशील थी। नर्व को हल्के से छूने से तुरंत मांसपेशी सिकुड़ जाती थी। हेलर के काम से एक बात साफ स्पष्ट हो गई कि नर्वस मस्तिष्क से जुड़ी होती है और उनसे शरीर की क्रियाएं संचालित होती हैं। इसके अलावा हेलर ने यह भी दिखाया कि शरीर की सभी नर्वस मस्तिष्क या मेरुदंड से जुड़ी होती हैं, और क्योंकि मस्तिष्क और मेरुदंड आपस में जुड़ी होती हैं, इससे स्पष्ट होता है कि शरीर में केवल और केवल एक ही नर्वस सिस्टम है। अब देखते हैं कि मस्तिष्क के साथ समस्या क्या है। मस्तिष्क और मेरुदंड ही शरीर की क्रियाएं और इंद्रियों को नियंत्रित करती हैं। यह साफ होने पर लोग अटकलें लगाने लगे कि अगर मस्तिष्क सुचारू रूप से काम न करे तो फिर क्या होगा? मस्तिष्क का संचालन बिगड़ने या कोई बीमारी होने पर क्या होगा? मस्तिष्क के काफी हद तक काम बंद करने पर व्यक्ति अचानक बेहोश भी हो सकता है। इसे पक्षाघात या स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक शब्द ग्रीक के एपोप्लेक्सी से आया है, जिसका मतलब होता है मारना। स्ट्रोक से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है और जिंदा बचने पर शरीर के किसी भाग को लकवा मार सकता है, जिससे वो अंग अब हिलने डुलने में असमर्थ हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि मस्तिष्क में रक्त की किसी शिरा में अवरोध या फटना स्ट्रोक का एक आम कारण है। इस कारणवश मस्तिष्क के उस भाग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है और वो मर जाता है। अक्सर मस्तिष्क के विकार इतने गंभीर नहीं होते। कुछ लोगों के अंग बिना उनकी इच्छा के हिलने डुलने और कांपने लगते हैं। फिर अचानक लोग गिर जाते हैं और उनका शरीर तेजी से कांपने लगता है और मुंह में झाग और तरह तरह की आवाजें निकलने लगती हैं। उन्हें अजीबोगरीब चीजें दिखाई और सुनाई पड़ती हैं, जिनसे सामान्य लोग अपरिचित होते हैं। इसे आजकल हम हेल्यूसिनेशन या भ्रम कहते हैं। पुराने जमाने में लोगों का मानना था कि हेलुसिनेशंस वाला व्यक्ति कोई अदृश्य संसार को देख सुन रहा होगा। शायद वो भगवान के संदेश सुन रहा हो, शायद ईश्वर उसके शरीर पर कब्जा कर उसे तेजी से हिला डुला रहा हो। यह तब और भी सच लगता था जब लोग गिरकर अजीबोगरीब हरकतें करने लगते थे और फिर ठीक होने के बाद दोबारा पूर्णतः सामान्य लगने लगते थे। इसे अक्सर गिरने वाली बीमारी भी कहते थे। चिकित्सा जगत में इसे एपिलेप्सी या मिर्गी का दौरा कहते थे। बीमारी के दौरान लगता था जैसे भगवान ने उस व्यक्ति के शरीर पर कब्जा कर लिया हो। प्राचीन काल में यूनानी मिर्गी के दौरे को एक धार्मिक रोग मानते थे और जिन लोगों को मिर्गी का दौरा आता था उन्हें लोग बहुत आदर की दृष्टि से देखते थे। लोग मानते थे कि ऐसे लोगों में भविष्य में देखने की क्षमता होगी और इसलिए उन्हें संतों का दर्जा दिया जाता था। इस प्रकार जिस इंसान का व्यवहार असामान्य होता, जिसकी भाषा या बर्ताव को लोग समझ नहीं पाते, उस व्यक्ति को बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता था। बाद में इन्हीं लोगों को पागल या सिरफिरा बताया गया। ऐसा माना गया जैसे उनका शरीर किसी दैवीय शक्ति से ग्रस्त हो। जब तक मिर्गी के दौरे और पागलपन को दैवीय शक्ति का प्रकोप माना गया, तब तक ऐसे मरीजों के साथ लोगों ने प्रेम का व्यवहार किया। लेकिन समय गुजरने के साथ लोग मानने लगे कि भगवान नहीं वरन किसी भूत प्रेत ने मिर्गी के रोगियों के शरीर पर नियंत्रण किया है। इसलिए उपचार के लिए उस भूत प्रेत को रोगी के शरीर से निकालना जरूरी होगा। अक्सर भूत प्रेत को भगाने के तरीके बहुत क्रूर और जालिम होते थे। पागल समझे वाले लोगों को जमकर पीटा जाता, उन्हें जंजीरों में बांधा जाता और अन्य बदतर तरीकों से सताया जाता था। फिर उन्हें पागलखानों की कोठरियों में बंद रखा जाता, जहां उनकी हालत और भी खराब होती। सामान्य लोग अक्सर इन पागलखानों में पागलों को देखने के लिए जाते। इससे सामान्य लोगों का अच्छा खासा मनोरंजन होता। क्या मानसिक रोग का कारण देवी देवता अथवा भूत प्रेत से होता है? कुछ लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते थे। हर शताब्दी में कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जो पागलपन को एक बीमारी समझते हैं। पागलों को मारने पीटने की बजाय वो उनके साथ प्रेम का बर्ताव करने की सलाह देते हैं। यूनानी डॉक्टर हिपोक्रेटिस, जो कि ईसा से करीब 400-450 साल बाद हुए, और उनके अनुयायियों ने मिर्गी के दौरे को अन्य बीमारियों की तरह ही एक रोग बताया। उनके अनुसार मिर्गी का दौरा प्राकृतिक कारणों से होता था और उसका उपचार प्रार्थनाओं और प्रताड़नाओं से नहीं बल्कि दवाइयों से ही संभव था। एक अन्य यूनानी डॉक्टर सोहरनस का भी इस मत में विश्वास था। वो रोम में रहते थे और उन्होंने अनेक प्रकार के मानसिक रोगों का वर्गीकरण किया था। लेकिन लोगों ने तर्क पर आधारित मत को नजरअंदाज किया और भूत प्रेतों पर उनका विश्वास टिका रहा।
1789 में फ्रेंच लोगों ने फ्रांस की बेईमान और लचर सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया, जो फ्रेंच की क्रांति के नाम से जाना गया। उसके कुछ साल बाद क्रांतिकारी नेता कई नई चीजें आजमाने को तैयार हुए, जिसमें माप तौल की प्रणाली और एक नया कैलेंडर शामिल था। उन्हें अब एक नई प्रणाली चाहिए थी माप तौल की, और एक नया कैलेंडर भी चाहिए था। साथ में वे पागलों का नए तरीके से इलाज करने के लिए भी तैयार हुए। एक फ्रेंच डॉक्टर फिलिप पिनेल ने भी हिपोक्रेटिस और सोहरनस के समान ही मानसिक विकारों का अध्ययन किया था। वो भी इस प्रकार के रोगियों के दवा द्वारा उपचार के पक्ष में थे। 1793 में पिनेल ने एक बड़े मेंटल अस्पताल का कार्यभार संभाला। वहां अधिकांश रोगी कई सालों से जंजीरों से बंधे थे। पिनेल ने उनकी जंजीरें खोली, उनके शरीर की सफाई की, जिससे उन्हें आराम पहुंचे। उसने हर एक रोगी का अलग रिकॉर्ड रखा, जिसमें वो उनकी प्रगति को दर्ज करता। ऐसा करने से मानसिक रोगियों की हालत में बहुत सुधार हुआ। पिनेल ने मानसिक रोगियों के इलाज का एक नया सूत्रपात किया, परंतु हालात धीरे धीरे ही बदले। पिनेल की देखा देखी इंग्लैंड, जर्मनी और अमेरिका में मानसिक रोगियों के इलाज में भी बदलाव आया। 1800 के अंत तक सभ्य जगत में इलाज के पुराने क्रूर तरीके लुप्त हो गए। पर मानसिक रोगियों का उपचार कैसे किया जाए? अगर मस्तिष्क अच्छी तरह से कार्य न करे, तो क्या किसी तरीके से उसे ठीक किया जा सकता था? हमारे आसपास का जगत दृश्यों, ध्वनियों, गंधों, स्वादों, स्पर्श आदि से भरा होता है। इनमें से कई चीजें मस्तिष्क तक पहुंचकर उसे चैन पहुंचा सकती हैं अथवा उसे बदल सकती हैं। अगर मरीज का किसी विशिष्ट इलाज में विश्वास है, तो वो इलाज उसे अवश्य आराम पहुंचाएगा। मान लें एक व्यक्ति की कोई समस्या है। एक मित्र उसे उपचार के बारे में एक विशेष गंडा मतलब एक धागा देता है, या कहता है कि उससे भगवान अथवा भूत प्रेत उसे बचाएंगे। फिर मित्र बीमार व्यक्ति के सामने कुछ ऊल जलूल शब्द बकता है, अपना हाथ हिलाता है या उसे छूता है। अगर रोगी का उस तंत्र में विश्वास होगा, तो उसको उससे अवश्य लाभ होगा, और कभी कभी ऐसा होता भी है। इसे विश्वास उपचार या फेथ हीलिंग कहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया और लोग शरीर के कार्य को बेहतर समझने लगे, वैसे वैसे फेथ हीलिंग का जादू कम होता गया। अब लोग वैज्ञानिक पद्धति से उपचार चाहते थे। 1700 में वैज्ञानिक चुंबकों और विद्युत की कार्यविधि को समझ रहे थे। चुंबक और विद्युत दोनों ही चीजों को आकर्षित कर सकते थे। लोगों को लगा कि चुंबकों और विद्युत की मदद से रोग को बीमार व्यक्ति के शरीर के बाहर खींच पाना संभव होगा। 1774 के करीब ऑस्ट्रिया में बसे एक जर्मन डॉक्टर फ्रेंच एंटोन मेस्मर ने यही करने का प्रयास किया। उसने रोगी के शरीर के ऊपर चुंबक लगाकर बीमारी को बाहर खींचने की कोशिश की, पर चुंबक से कोई फर्क नहीं पड़ा। यह उपचार फेथ हीलिंग का एक उदाहरण था। मेस्मर ने पाया कि चुंबक को अलग रखकर वो मरीज के शरीर के ऊपर सिर्फ अपने हाथ को फिरा सकता था, परंतु उससे रोगियों को कोई राहत नहीं मिली और उन्होंने पुलिस से जाकर मेस्मर की शिकायत की। उसके कारण मेस्मर को ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। 1778 में वो पेरिस गया। कुछ समय तक मेस्मर पेरिस में काफी सफल रहा, पर फिर वहां भी वही हुआ और 1785 में उसे पेरिस छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। मेस्मर पूरी तरह से धोखेबाज नहीं था, वो बस बहुत उत्साही था और उसे लगता था कि अपने तरीके से सभी मर्जों का इलाज कर पाएगा। उसके बाद से बहुत से लोगों ने मेस्मर की पद्धति यानी मेस्मरिज्म को जारी रखा। 1841 में एक स्कॉटिश डॉक्टर जेम्स बायर्ड ने एक प्रदर्शनी में पहली बार मेस्मरिज्म को देखा। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? वो सोचने लगे। जिन रोगियों को उससे आराम मिला था, शायद उनके मस्तिष्क पर उसने कुछ असर जरूर किया होगा। उसने कई प्रयोग किए और पाया कि अगर मरीज अरुचिपूर्ण और बार बार होने वाली उत्तेजना पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, तो उससे मरीज का दिमाग थक जाता है और वो ध्यान देना बंद कर देता है। इस प्रकार मरीज एक तरह की नींद से ग्रसित होता है और उसे अपने आसपास की कई घटनाओं का पता नहीं चलता है। बायर्ड ने उसे हिप्नोटिज्म का नाम दिया। ग्रीक में हिप्नोटिज्म का मतलब नींद होता है। दरअसल हिप्नोटिज्म नींद नहीं थी, क्योंकि हिप्नोटाइज्ड व्यक्ति कही हुई बात को अच्छी तरह सुन सकता था। चेतन मन के सोने के बाद भी अचेतन मन नए विचारों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहता था। अचेतन मन चेतन मन की अपेक्षा विचारों में गहरा विश्वास करता था। इसलिए अगर किसी रोग का दिमागी सुझावों द्वारा उपचार संभव हो, तो हिप्नोटाइज्ड व्यक्ति पर उसका गहरा प्रभाव होगा। अब डॉक्टर हिप्नोटिज्म द्वारा मानसिक रोगों का उपचार करने लगते थे। उनमें एक ऑस्ट्रियन डॉक्टर थे, जोसेफ ब्रोयर।
1880 में उन्होंने पाया कि हिप्नोटाइज्ड व्यक्ति को वो तमाम घटनाएं याद रहती हैं जिन्हें सामान्य स्थिति में वो भूल जाता है। अचेतन विचारों और यादों के कारण मरीज अजीबोगरीब तरह के बर्ताव करने लगता है। ब्रोयर का विश्वास था कि अगर हिप्नोटाइज्ड स्थिति में मरीज को यह सब विचार और बातें बताई जाएं, तो शायद सामान्य स्थिति में भी उसे वे बातें याद रहेंगी और उससे उसके अजीबोगरीब व्यवहार में परिवर्तन आएगा। ब्रोयर ने इसकी चर्चा एक अन्य ऑस्ट्रियन डॉक्टर सिगमंड फ्रायड के साथ की। 1887 में फ्रायड ने अपने मरीजों पर हिप्नोटिज्म का परीक्षण किया और उन्हें सफलता भी मिली। 1890 में उन्हें हिप्नोटिज्म के उपयोग की जरूरत महसूस नहीं हुई। उन्होंने अपने मरीजों को मुक्त रूप से बोलने को कहा, जिससे एक बात से दूसरी बात याद आई और यह सिलसिला बढ़ता गया। इसे फ्री एसोसिएशन या मुक्त संयोजन कहते हैं और इससे दबी और सुप्त यादें अंततः बाहर आ जाती हैं। फ्रायड को यह भी लगा कि जब सोते समय चेतन दिमाग का नियंत्रण नहीं होता है, तब दबी छिपी यादें सपनों में भी प्रस्फुटित होती हैं। सपनों को याद रखना उन्हें महत्वपूर्ण लगा, जिससे कि उनका विश्लेषण किया जा सके। फ्रायड के तरीकों को साइको एनालिसिस कहते हैं। ग्रीक में इसका मतलब होता है दिमाग को विभक्त करना। फ्रायड के कार्य का मानसिक रोगियों की चिकित्सा पर गहरा असर हुआ। धीरे धीरे करके भिन्न लोगों ने साइको एनालिसिस की अलग अलग धाराएं शुरू की। मंद और कम उपचार से भी मानसिक रोगी अक्सर बहुत उत्तेजित और खतरनाक हो जाते हैं। फिर उनके हाथ पैर बांधकर उन्हें सुलाने के लिए ताकतवर दवाएं दी जाती हैं। 1952 में एक नए प्रकार की दवाई का इजाद हुआ, जिन्हें ट्रैंक्विलाइजर कहते हैं। इससे व्यक्ति सोए बिना भी एकदम शांत हो जाता है। इन दवाओं से उत्तेजित मानसिक रोगियों का उपचार आसान हुआ। अब हम बात करते हैं मस्तिष्क की कोशिकाएं कैसी हैं, उनकी सेल्स कैसी हैं। 1700 तक मस्तिष्क की संरचना का पता चल चुका था, लेकिन उन तमाम बारीकियों का क्या जिन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता था। उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी। 1665 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने अपने सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप को कॉर्क की एक पतली परत पर केंद्रित किया। कॉर्क पेड़ की छाल और एक मृत पदार्थ होती है। वैसे आंख से देखने पर कॉर्क ठोस नजर आती है, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे उसमें रेक्टेंगुलर छिद्र के नमूने नजर आते हैं। हुक ने इन छेदों को सेल्स या कोष्ठ या कोठरियों का नाम दिया। अन्य वैज्ञानिकों ने सूक्ष्मदर्शी से जीवित पदार्थों का भी अध्ययन किया। जर्मन जीवशास्त्री मैथायस जेकब शेल्डन ने पाया कि पौधों के ऊतक टिश्यू भी छोटे छोटे कोष्ठों के बने हुए थे और एक दूसरे से चार दीवारों से अलग थे। वे हुक के सेल्स जैसे ही थे, फर्क बस इतना था कि वे गाढ़े तरल से भरे हुए थे। वैसे सेल शब्द का उपयोग रिक्त चीजों के लिए करना चाहिए, लेकिन शेल्डन ने पौधों में पाए ढांचों को सेल्स का ही नाम दिया। पौधे की टिश्यू मरने के बाद पेड़ की बाहरी छाल बन जाती है। उसके सेल्स अब रिक्त हो जाते हैं और उनमें बस छिद्र दिखते हैं, जैसा कि हुक ने देखा था। 1938 में शेल्डन इस निर्णय पर पहुंचा कि पौधे छोटे छोटे सेल्स के बने होते हैं, जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। एक अन्य जर्मन बायोलॉजिस्ट थियोडोर श्वान ने जानवरों की पतली टिश्यूज का अध्ययन किया। यहाँ भी उसे छोटे अलग अलग ढांचे दिखे जो एक दूसरे से दीवारों द्वारा अलग थे। 1839 में श्वान भी इसी निर्णय पर पहुंचे कि जानवर भी सूक्ष्म सेल्स के बने होते हैं, जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। इस प्रकार शेल्डन और श्वान ने सेल थ्योरी का सूत्रपात किया। इसके अनुसार सभी जीव सेल्स के बने होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीवी और पौधे मात्र एक सेल के बने होते हैं। दूसरी ओर मनुष्यों में अरबों खरबों सेल्स होते हैं। इस प्रकार शेल्डन और श्वान ने सेल थ्योरी का सूत्रपात किया। इसके अनुसार सभी जीव सेल्स से बने होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीवी और पौधे मात्र एक सेल के बने होते हैं। दूसरी ओर मनुष्यों में अरबों खरबों सेल्स होते हैं। अगर सेल थ्योरी सच थी, जो कि वाकई में सच निकली, तो फिर मस्तिष्क भी सेल्स का ही बना होगा। जब सेल थ्योरी स्थापित हो रही थी, तभी 1938 में एक पोलिश डॉक्टर रॉबर्ट रेमार्क ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे नर्वस का महत्वपूर्ण अध्ययन किया। उन्होंने पहली बार देखा कि नर्वस अंदर से खाली नहीं होती है। वैसे प्राचीन यूनानी उनको हमेशा से खोखला ही समझते आ रहे थे। उसने दिखाया कि कुछ पतली नर्वस, जिन्हें सूक्ष्मदर्शी के बिना देखना असंभव था, उसके चारों ओर एक फैट पदार्थ होता है,
कुछ में ऐसा नहीं होता है। इस तेल युक्त पदार्थ को मायूलिन शीथ कहते हैं। मायूलिन शीथ से ढकी नर्वस देखने में सफेद होती है। जिनमें मायूलिन शीथ नहीं होती वे नर्वस स्लेटी रंग की होती है। इसलिए हम मस्तिष्क में ग्रे मैटर मतलब स्लेटी पदार्थ और व्हाइट मैटर मतलब सफेद पदार्थ होने की बात करते हैं। मस्तिष्क की बाहरी सतह पर ग्रे मैटर और अंदर व्हाइट मैटर होता है, जबकि रीढ़ की हड्डी में इसका उल्टा होता है। बाहर सफेद और अंदर सिलेटी पदार्थ होता है। उसी समय चेकोस्लोवाकिया का एक जीव विज्ञानी जॉन इवांगलिस्टा पुरकिनिए वो भी इस प्रकार की खोजें कर रहा था। 1837 में उसने नर्व सेल्स का वर्णन लिखा। प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। प्रोटोप्लाज्म एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है पहला आकार, और वो सेल के अंदर के पदार्थ का वर्णन करता है। नर्वस सेल्स बड़े आकार के होते हैं और वो एक विशेष पदार्थ से घिरे होते हैं जो उन्हें सहारा देता है और उन्हें बांधे रखता है। इस पदार्थ को न्यूरोग्लिया कहते हैं या नर्वस का गोंद कहते हैं। 1854 में जर्मन डॉक्टर रुडोल्फ कार्ल फिरचोव ने दिखाया कि न्यूरोग्लिया में ग्लायल सेल्स भी होते हैं जो नर्व सेल्स से छोटे होते हैं। इंसान के मस्तिष्क में 1000 करोड़ नर्व सेल्स और 9000 करोड़ ग्लायल सेल्स होते हैं। पुरकिंजे ने यह भी दिखाया कि नर्व सेल्स अनियमित आकार के होते हैं। उनसे छोटे छोटे रेशे चिपके होते हैं जो बाद में जाकर किसी पेड़ की टहनियों की भांति और छोटे छोटे रेशों में बट जाते हैं। इन रेशो या फाइबर्स को डेंड्राइट कहते हैं। ग्रीक में डेंड्राइट का अर्थ पेड़ होता है। कुछ बहुत लंबे रेशे होते हैं जिन्हें अब एक्सान कहते हैं। एक्सान ग्रीक शब्द एक्सिल से आता है जिसका अर्थ लंबी और पतली धुरी होता है। यह एक्सान ही मायूलिन शीथ से घिरे होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि ग्रे मैटर लगभग पूरी तरह नर्व सेल्स और ग्लायल सेल्स का बना होता है, जबकि व्हाइट मैटर पूरी तरह एक्सान का बना होता है। 1849 में एक स्विस जीव शास्त्री रुडोल्फ एल्बर्ट फॉन कोलिकर ने दिखाया कि कुछ एक्सान निश्चित रूप से नर्व सेल्स से जुड़े होते हैं। 1891 में जर्मन जीव शास्त्री हेनरिच गॉटफ्रीड फॉन विल्हेम वेल्डीइरहेरिच 1891 में जर्मन जीव शास्त्री हेनरिच गॉटफ्रीड फॉन विल्हेम वेल्डीइरहेरिच ने दिखाया कि सभी एक्सान नर्व सेल्स से जुड़े होते हैं। उसने नर्व सेल्स, डेंड्राइट और एक्सान के जोड़ को न्यूरॉन नाम दिया, जिसका उद्गम ग्रीक शब्द नर्व में है। वेल्डीइरहेरिच का मानना था कि न्यूरॉन का लंबा एक्सान किसी रूप में अन्य न्यूरॉन्स की डेंड्राइट से जुड़ा होता है। इस प्रकार नर्वस सिस्टम दरअसल न्यूरॉन्स का एक बहुत बड़ा जाल है। इसे न्यूरॉन थ्योरी कहते हैं। 1873 में एक इतालवी जीव शास्त्री कैमिलियो गोल्जी ने एक तरकीब द्वारा नर्व सेल्स पर कुछ रसायनों से रंग लगाया, जिसको स्टेनिंग बोलते हैं। इससे सेल के अंदर कुछ छोटे ढांचे रंगीन हुए, बाकी नहीं। सेल के अंदर कुछ ही छोटे ढांचे ही रंगीन हुए, बाकी रंगीन नहीं हुए। इस तकनीक से गोल्जी सेल्स के अंदर की कुछ महत्वपूर्ण बारीकियों का अध्ययन कर पाया जिन्हें अन्य शोधकर्ता नहीं खोज पाए थे। वो अंत में दिखा पाया कि किसी एक न्यूरॉन के एक्सान दूसरे न्यूरॉन्स की डेंड्राइट से नहीं जुड़ते हैं। उनके बीच में एक छोटी सी झिरी होती है। इस झिरी को साइनेप्स बोलते हैं। वो अंत में ये दिखा पाया कि किसी एक न्यूरॉन के एक्सान दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट से नहीं जुड़ते हैं। उनके बीच का एक छोटी सी झिरी होती है। इस झिरी को साइनेप्स बोलते हैं। ग्रीक में साइनेप्स का अर्थ जुड़ना होता है। एक स्पेनिश जीवशास्त्री सैंटियागो रेमन काहाल ने गोल्जी की स्टेनिंग विधि को और बेहतर अपनाया और उसने अंततः न्यूरॉन थ्योरी की सत्यता को स्थापित किया। अब हम बात करेंगे नर्व इम्पल्स की। 1826 में जर्मन जीवशास्त्री जोहानेस पीटर म्यूलर ने यह दिखाया कि हर एक विशेष नर्व एक खास काम ही करती है। उदाहरण के लिए ऑप्टिक नर्व आंख से होकर मस्तिष्क तक जाती है। जब कोई प्रकाश किरण ऑप्टिक नर्व को उत्तेजित करती है तो वो उस संवेदना को मस्तिष्क तक लेकर जाती है और हमें प्रकाश किरण की अनुभूति होती है। अब चाहे जो भी चीज, दाब भी, प्रेशर भी अगर ऑप्टिक नर्व को उत्तेजित करे तो उससे हमें प्रकाश की किरण की अनुभूति होगी। इसलिए आंख पर हल्का सा वार होने पर आपको दिन में भी तारे दिखाई देते होंगे। उत्तेजनाएं नर्व पर किस प्रकार यात्रा करती हैं?
1800 तक लोग तारों में विद्युत कैसे यात्रा करती है यह समझ गए थे। क्या इसी प्रकार का विद्युत करंट नर्व में भी बह सकता है? अक्सर इंजीनियर बिजली बहने वाले तारों को रेशम या रबर से लपेटते थे। इससे तार नॉन कंडक्टिंग हो जाता था, कुचालक हो जाता था। इससे विद्युत लीक नहीं होती थी और उपकरण शॉर्ट सर्किट से सुरक्षित रहता था। एक्सान भी बिजली के तारों जैसे हैं, जिन पर मायोलिन शीथ का कवच एक कुचालक का काम करता है। इससे विद्युत करंट की अवधारणा का जन्म होता है। म्यूलर नर्वस में विद्युत करंट तो नहीं खोज पाया, लेकिन ऐसा ही कुछ होगा उसकी मान्यता सही थी। कुछ नर्व इंपल्स पूरी नर्व को उत्तेजित करती हैं। म्यूलर नर्व इंपल्स की गति को मापने की चेष्टा करता रहा, परंतु 1830 में उसने यह प्रयास छोड़ दिया। उसे लगा कि नर्व इंपल्स इतनी तेज गति से इतनी छोटी दूरी तय करती है, इसलिए उसकी रफ्तार को मापना शायद असंभव होगा। यह म्यूलर की गलतफहमी थी। 1852 में म्यूलर जब जीवित था, तभी उसके एक छात्र जर्मन जीवशास्त्री हरमन लुडविग फॉन हेल्महोल्ट्ज ने इस गति को नापा। उसके लिए हेल्महोल्ट्ज ने मेढक की मांसपेशी की एक नर्व को उत्तेजित किया। उत्तेजित करने से नर्व थोड़ा फड़की। जब हेल्महोल्ट्ज ने मांसपेशी के बहुत करीब स्थित नर्व को उत्तेजित किया तो मांसपेशी झट से फड़की। फिर उसने मांसपेशी से सबसे दूर स्थित नर्व को उत्तेजित किया। इस बार मांसपेशी फड़की, पर उसे एक क्षण का समय लगा। हेल्महोल्ट्ज ने इस समय को नापा और उसने नर्व इंपल्स की स्पीड को ज्ञात किया। मेढक की नर्व इंपल्स 60 फीट प्रति सेकंड या 45 माइल पर आवर की रफ्तार से यात्रा करती है। मनुष्यों में नर्व इंपल्स की गति 70 मील प्रति घंटा होती है। इसी बीच एक अन्य जर्मन जीवशास्त्री एमिल रेमोने ने सूक्ष्म विद्युत करंट को नापने के कई उपकरणों का आविष्कार किया। 1845 में उसने दिखाया कि नर्वस में भी विद्युत करंट होता है। नर्वस की विद्युत बिजली के तारों से कुछ भिन्न होती है। बिजली के तारों में विद्युत नर्वस की अपेक्षा 2500 गुना तेजी से बहती है। तारों में बहने वाली विद्युत किसी बैटरी या जनरेटर से पैदा होकर तारों में बहती है, लेकिन नर्वस को खुद विद्युत आवेश निर्माण करना पड़ता है, पहले एक भाग में फिर दूसरे में। इस तरह इस विद्युत आवेश के बनने में समय लगता है, इसलिए नर्वस में धारा बिजली के तारों की अपेक्षा बहुत धीमी गति से बहती है। 1902 में ब्रिटिश जीव वैज्ञानिक फ्रांसिस गॉच ने खोजा कि अगर किसी विशेष नर्व को बहुत धीमे से उत्तेजित किया जाता है तो अक्सर कुछ नहीं होता है। मांसपेशियों के जिन रेशों के साथ नर्व जुड़ी थी वो बिल्कुल हिली डुली नहीं। नर्व को जोर से उत्तेजित करने पर एक बिंदु पर नर्व इंपल्स चालू होती और मांसपेशी बहुत जोर से सिकुड़ती। यहाँ पर कुछ नहीं अथवा सब कुछ वाली परिस्थिति देखने को मिली। आप चाहें तो अपने हाथ को हल्के बल से थोड़ा सा अथवा जोर लगाकर पूरी तरह मोड़ सकते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारी मांसपेशी में बहुत सारे रेशे होते हैं। हर एक रेशा या तो पूरी तरह सिकुड़ता है अथवा बिल्कुल नहीं, और जितने अधिक रेशे सिकुड़ते हैं मांसपेशी उतनी ही ज्यादा और बलपूर्वक सिकुड़ती है। वैज्ञानिक नर्व इंपल्स की ताकत और उसके बर्ताव का और अधिक बारीकी से अध्ययन करते रहे। अंत में दो ब्रिटिश जीव वैज्ञानिक एलन लॉयड हॉजकिन और एंड्रयू फील्डिंग ने जल जीव स्क्विड के मोटे एक्सान पर शोध किया। हॉजकिन और फील्डिंग एक्सान में कुछ नाजुक उपकरण घुसाने में सफल हुए। 1952 तक उन्होंने एक पद्धति विकसित की जिसमें एक्सान के अंदर विद्युत आवेश के अणु या आयंस अंदर बाहर जाकर एक विद्युत आवेश पैदा कर सकते थे। 1924 में एक जर्मन डॉक्टर हैंस बर्जर ने एक पद्धति खोजी जिससे कि मस्तिष्क के सेल्स को में विद्युत को नापा जा सके। इसमें खोपड़ी पर तमाम तार लगाए गए। फिर मस्तिष्क में बहती विद्युत धारा को एक सुई के जरिए एक कागज पर एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में ट्रेस करना संभव हुआ। तरंगें बदलती रहती थीं। तरंगों का बदलना मरीज की आंखें खुली या बंद है, वो जागा या सोया है, इस बात पर निर्भर करता था। छोटे बदलावों को इन तरंगों द्वारा समझना मुश्किल था, लेकिन अगर ब्रेन ट्यूमर जैसे गंभीर रोग हो या मिर्गी के दौरे की बीमारी को पकड़ पाना आसान था। मस्तिष्क। अब आते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी पर। मस्तिष्क के अंदर विद्युत धाराओं को मापने की विधि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी या संक्षिप्त में ईईसी के नाम से जानी जाती है। इसका उद्गम एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है मस्तिष्क की विद्युत लिखाई। नर्व इंपल्स न्यूरॉन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक यात्रा कर सकती है। वो डेंड्राइट से नर्व से गुजरती हुई एक्सान के अंतिम छोर तक जाती है। जब साइनेप्स एक्सान और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच की छोटी झिरी आती है, तब नर्व इंपल्स साइनेप्स को कैसे लांघती है।
कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा कि नर्व इम्पल्स कोई रसायन पैदा करती होगी, इस रसायन के कारण ही नर्व इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचती होगी, लेकिन इसका प्रमाण क्या था? एक जर्मन अमेरिकी वैज्ञानिक ऑटो लेव्यू इसी समस्या पर शोध कर रहे थे। 1921 में एक रात वो 3 बजे उठे क्योंकि उनके दिमाग में एक प्रयोग का विचार आया। उन्होंने उठकर उसे अपनी कॉपी में दर्ज किया। सुबह उठकर रात को याद आया, विचार उन्हें बिल्कुल याद ही नहीं रहा। जब वो सुबह उठे तो रात को आया हुआ विचार उन्हें बिल्कुल याद नहीं रहा और जो कुछ उन्होंने नींद में लिखा था उसे फिर भी वो पढ़ नहीं पाए। अगली रात वो फिर 3 बजे उठे और उन्होंने प्रयोग को याद करने की कोशिश की। इस बार उन्होंने मौका नहीं गंवाया और प्रयोग करने सीधे प्रयोगशाला पहुंचे। उन्होंने एक मेढक के हृदय को कुछ रसायनों से भरा और उस पर लगातार धीमी मार करते रहे। इस हृदय से एक नर्व जुड़ी थी जो उत्तेजित होने पर हृदय की गति को धीमा करती थी। लयुई ने इस नर्व को उत्तेजित किया और उससे हृदय के स्पंदन की गति धीमी हुई। लयुई ने फिर हृदय से रसायन मिश्रण को निकालकर दूसरे मेढक के हृदय में डाला। इससे दूसरे मेढक के हृदय की गति एकदम धीमी हो गई, जबकि वहां किसी भी नर्व को उत्तेजित नहीं किया गया था। इससे सिद्ध होता था कि नर्व इम्पल्स ने पहले हृदय के मिश्रण में एक विशेष केमिकल का निर्माण किया होगा, जिसने दूसरे हृदय में अपना कमाल दिखाया। सुबह 5 बजे तक लयुई ने अपनी बात सिद्ध कर दी थी। एक अंग्रेज जीव वैज्ञानिक हेनरी हैलेट डेल ने फफूंद से एक रसायन निकाला था जिसका नाम इरगाट था। इससे मांसपेशियां बिल्कुल नर्व इम्पल्स जैसी सिकुड़ती थीं। 1914 में वैज्ञानिकों ने इस रसायन को एसिटिलकोलिन का नाम दिया। जब डेल ने लेव्यू के प्रयोग के बारे में पढ़ा तब उसे लगा कि कहीं नर्व इम्पल्स ने साइनेप्स में एसिटिलकोलिन तो पैदा नहीं किया। 1929 में वो इसके स्पष्ट प्रमाण नहीं दे पाया। नर्व कुछ अन्य रसायन भी पैदा करते हैं जो साइनेप्स को लांघ सकते हैं। बाद में इन रसायनों की प्रकृति पर काफी शोध हुआ। क्या मस्तिष्क के भिन्न भागों की अलग अलग विशेषताएं थीं? कुछ लोगों को ऐसा लगा। एक जर्मन डॉक्टर फ्रांच जोसेफ गैल, उसको ऐसा लगा। उसके अनुसार मस्तिष्क का कोई भाग हास्य विनोद और दूसरा कोई भाग आपराधिक भावनाओं को नियंत्रित करता है। उसे लगा खोपड़ी पर उभरे हुए भाग जो गुमड़ होता है मस्तिष्क के नीचे अतिरिक्त वृद्धि की ओर इशारा करते हैं। जिन स्थानों पर गुमड़ हैं उनसे व्यक्ति की बुद्धिमानी और उसका स्वभाव जाना जा सकता था। किसी व्यक्ति के स्वभाव को जानने की कला को फ्रेनोलॉजी, ग्रीक शब्द दिमाग को पढ़ना, कहा जाता है। कुछ समय तक फ्रेनोलॉजी काफी लोकप्रिय हुई, पर असल में वो बिल्कुल बकवास थी, जन्म कुंडली देखने जैसी थी। गैल के विचारों ने अन्य वैज्ञानिकों को इस समस्या पर काम करने के लिए प्रेरित किया। वो मस्तिष्क के कुछ हिस्सों को निकाल देते, क्षति पहुंचाते या उन्हें उत्तेजित करते और फिर शरीर पर उसके असर को देखते। 1870 में 2 जर्मन डॉक्टर्स जूलियस एडुआर्ड हिटजिग और गुस्ताव फ्रिट्ज, इन्होंने कुत्तों के ऊपर शोध किया। उन्होंने उनके मस्तिष्क के कुछ भागों को उत्तेजित किया और देखा कि उनसे कौन सी मांसपेशियां सिकुड़ी या कमजोर हुई। इस कार्य को एक स्कॉटिश डॉक्टर डेविड फेरियर ने जारी रखा। 1876 में उसने मस्तिष्क का एक मोटा नक्शा बनाया। उसमें मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के किस अंग को नियंत्रित करता है इसका उल्लेख था। बीच में एक पट्टी थी जो विभिन्न मांसपेशियों को नियंत्रित करती थी और मस्तिष्क के पीछे की ओर जहां आंख से उत्तेजनाएं आती थीं, मस्तिष्क के अन्य भागों में शरीर के अन्य हिस्सों से उत्तेजनाएं आती थीं। मस्तिष्क के इस नक्शे को एक अंग्रेज डॉक्टर चार्ल्स शेरिंगटन ने संशोधित किया। मस्तिष्क की सतह का केवल छोटा सा भाग ही मांसपेशियों और अन्य इंद्रियों का नियंत्रण करता था। इससे लोगों को लगा जैसे मस्तिष्क का बहुत बड़ा भाग उपयोग ही नहीं होता है, पर यह धारणा गलत थी। संपूर्ण मस्तिष्क का उपयोग होता है। मस्तिष्क के जो भाग मांसपेशियों और अन्य इंद्रियों का नियंत्रण नहीं करते, वे याददाश्त, निर्णय, विचारों और सोच की क्षमता के काम आते हैं। मस्तिष्क का मुख्य भाग सेरेब्रम पूरे शरीर के नियंत्रण का काम नहीं करता है। सेरेब्रम की जरूरत निर्णय लेते समय पड़ती है, पर कभी-कभी आप निर्णय का इंतजार नहीं कर सकते हैं। अगर आप गलती से किसी गर्म तवे को छुएं तब आप अपना हाथ हटाने के लिए निर्णय का इंतजार नहीं कर सकते हैं। इतनी देर में आपका हाथ पूरी तरह जल जाएगा, लेकिन वास्तविकता में बिना सोचे और निर्णय लिए ही आपका हाथ गर्म तवे से झट से अलग हो जाता है। वास्तव में जो नर्वस सिस्टम है,
इसके इस प्रकार का शोध सबसे पहले ब्रिटिश डॉक्टर मार्शल हॉल ने किया। 1832 में उन्होंने जल्दी होने वाली इमरजेंसी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया। उन्होंने इन्हें रिफ्लेक्स एक्शन कहा, जिसका मतलब होता है ग्रीक में पीछे की ओर मुड़ना। अनुभूति एक नर्व से यात्रा करती है और दूसरी नर्व तत्काल जरूरी मांसपेशी को चलाती है। हॉल के अनुसार यह रिफ्लेक्स एक्शन स्वतः नर्वस द्वारा नियंत्रित होते हैं और वे रीढ़ की हड्डी में लगातार आते जाते हैं। शेरिंगटन, जिसका उल्लेख पहले हुआ, उसने अन्य प्रकार के रिफ्लेक्स एक्शन का अध्ययन किया। उसने दिखाया कि वैसे नर्वस मस्तिष्क से मांसपेशियों तक जाकर उन्हें उत्तेजित करके सिकोड़ती है, पर उनके अलावा भी अन्य नर्वस होती हैं जो सीधे मांसपेशियों से मस्तिष्क तक जाती हैं। इन दूसरी नर्वस के कारण मस्तिष्क को प्रत्येक मांसपेशी की स्थिति और उसके सिकुड़ने का ज्ञान होता है। अगर आप खड़े होकर एक ओर झुक रहे हों, तब आपके मस्तिष्क को यह बात तुरंत मालूम पड़ जाएगी और वो किसी विशिष्ट मांसपेशी को सिकोड़कर आपको सीधा रखने का प्रयास करेगा। खड़ा रहते समय आप अनजाने इस संतुलन का लगातार समायोजन करते रहते हैं, इसलिए बहुत देर तक खड़े रहने के बाद आप थक जाते हैं, जबकि आपने इस बीच कोई मेहनत का काम नहीं किया है। कुछ अन्य रिफ्लेक्स एक्शन हैं जो आपकी सांस को नियंत्रित करते हैं। जब आप किसी वस्तु को उठाते हैं तो आपके हाथ की मांसपेशियों के लगातार समायोजन के कारण आपका हाथ बहुत दूर तक नहीं जाता है। यह सब रिफ्लेक्स एक्शन सेरिबेलम द्वारा नियंत्रित होते हैं। अब हम बात करेंगे दिशा की और नींद की। मनुष्य के शरीर में सिमेट्री होती है, सममिति होती है। इसका मतलब उसके बाएं और दाएं भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ऊपर से देखने से तो ऐसा ही लगता है। हमारे 2 कान, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 हाथ और 2 पैर होते हैं। शरीर के अंदर हमारे 2 फेफड़े और 2 गुर्दे यानी किडनी होती हैं। लेकिन मस्तिष्क का क्या हाल है? हमारा एक ही मस्तिष्क है और उसके नीचे एक ही मेरुदंड यानी स्पाइनल कार्ड है, और यह मेरुदंड शरीर की रीढ़ की हड्डी में होता है। अगर आप मस्तिष्क का अवलोकन करें तो आप उसमें 2 हिस्से, बाएं और दाएं भाग पाएंगे, जो तमाम नर्वस के गुच्छों से जुड़े होंगे। इस जोड़ को कॉर्पस क्लोसम कहते हैं। अगर आप किसी अखरोट को तोड़ेंगे तो आपको उसमें भी ठीक वैसा ही ढांचा दिखेगा। हमारे मस्तिष्क के 2 बिल्कुल एक जैसे भाग नहीं हैं। इसके प्रमाण 1861 में मिले। एक फ्रेंच डॉक्टर पियरे पॉल ब्रोका, उसका मरीज बिल्कुल बोल नहीं पाता था। बताए गए शब्दों को वो समझता था, पर उन शब्दों को वो बोल नहीं पाता था। वो अपने चेहरे के हाव भाव और हाथों के इशारों से बुद्धिमानी के उत्तर देता था, लेकिन वो बोल नहीं पाता था। इस स्थिति को अफेजिया या शब्द विहीनता कहते हैं। मरीज की मृत्यु के बाद ब्रोका ने उसके मस्तिष्क का मुआयना किया और उसके मस्तिष्क में बाएं ओर चोट पाई। आज भी मस्तिष्क के इस भाग को ब्रोका का कॉन्वोल्यूशन कहते हैं। ब्रोका के अनुसार यह मस्तिष्क का वो भाग था जो व्यक्ति की बोलने की क्षमता को नियंत्रित करता था। वो होंठ, गाल, जीभ, गले की तेजी से बदलती स्थितियों को नियंत्रित करता था, जिसे हम बोलना कहते हैं। यह भाग मस्तिष्क के सिर्फ बाएं भाग में स्थित था। अगर ऐसा ही केंद्र दाईं ओर भी होता तो बाएं वाले हिस्से को चोट लगने के बाद यह काम दायां हिस्सा करने लगता। इसमें एक अंतर है। मस्तिष्क का बायां भाग बोलने की क्षमता को नियंत्रित करता है, जबकि दायां भाग ऐसा बिल्कुल नहीं करता। पहले इसको लेकर कई विवाद हुए, पर अंत में ब्रोका का कथन सही पाया गया। वन मानुष और गोरिल्लों के मस्तिष्क भी मनुष्य जैसे ही होते हैं, पर वो बहुत छोटे होते हैं और उनमें ब्रोका का केंद्र नहीं होता। इसलिए इन जानवरों को बोलना नहीं सिखाया जा सकता है। वैसे उन्हें भाषा चिन्ह मतलब साइन लैंग्वेज द्वारा संप्रेषण, साइन लैंग्वेज द्वारा कम्युनिकेशन सिखाया जा सकता है। नींद की जरूरत आज भी एक पहेली है। नींद सिर्फ आराम करने के लिए नहीं होती है। आप लेटकर आंखें खोले भी आराम कर सकते हैं। असल में आप सोते समय अधिक सक्रिय होते हैं, आराम करते समय कम सक्रिय होते हैं। सोते समय आप अक्सर करवटें लेते हैं और कभी हाथ पैर भी हिलाते हैं। फिर भी आराम करना सोने का पर्याय नहीं है। आंखें खोलकर आराम करते हुए भी आपको नींद की गहरी जरूरत होगी और बहुत देर तक जागे रहने के बाद आप हेल्यूसिनेशन करने लगेंगे, यानी आपको भ्रम होने लगेगा। नींद की कमी से आप जल्दी मरेंगे। पानी के अभाव में आप अधिक देर तक जिएंगे और नींद की सबसे आवश्यकता होती है। नींद में भी पर्याप्त नींद की और गहरी नींद की सबसे आवश्यकता होती है। अगर किसी व्यक्ति को पर्याप्त नींद से या उस एक समय के गहरी नींद से पहले जानबूझकर बार-बार उठाया जाए तो अगली रात वो और गहरा सोएगा, जैसे कि वो पिछली रात के अभाव को पूरा कर रहा हो। इससे लगेगा कि सपने देखना सोने की अपेक्षा ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्यों?
इसका उत्तर किसी को नहीं पता। मेरा अपना खुद का मानना है कि मनुष्य का मस्तिष्क इतना जटिल है कि उसे दिन भर के विचारों को त्यागने के लिए कुछ आराम की जरूरत होती है। शरीर इस कार्य को सपने देखकर संपन्न कर सकता है और इस प्रकार मानसिक कचरे को त्याग सकता है। यह एक तरह की मानसिक सफाई है जिससे कि अगले दिन मस्तिष्क नए विचारों और क्रियाओं के साथ खुद को तरोताजा कर सके। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि किसी को इसका सही उत्तर नहीं पता है। असल में कई शताब्दियों के अध्ययन के बाद भी हम मस्तिष्क के बारे में बहुत कम ही जानते हैं। मनुष्य के शरीर का सबसे जटिल अंग मस्तिष्क है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। असल में ब्रह्मांड में पाई हर एक जीवित या मृत वस्तु में हमारा मस्तिष्क सबसे जटिल है। मनुष्य का मस्तिष्क इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि मस्तिष्क के जरिए ही हम मौलिक विचार सोच सकते हैं, प्रेम और मानवीय भावनाएं विकसित कर सकते हैं। मस्तिष्क के जरिए ही हम पुस्तकें लिखते हैं एवं संगीत और कला की रचना करते हैं और इंसानियत के सामने मुंह बाए खड़ी खड़ी बहुत बड़ी विशाल समस्याओं का हल भी खोजते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क शायद बहुत खतरनाक वस्तु भी है। मस्तिष्क से ही हम वे अंधविश्वास रचते हैं जो हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। मस्तिष्क के जरिए ही हम भय और अन्य लोगों से नफरत करना सीखते हैं, जो क्रूरता, अपराध और युद्ध को जन्म देता है। हम सिर्फ यह आशा कर सकते हैं कि मस्तिष्क के ऊपर शोध और अध्ययन से हम लोगों को अच्छे विचारों की ओर उन्मुख कर पाएंगे और युद्ध, घृणा आदि हानिकारक पक्षों से उन्हें बचा पाएंगे। तब शायद हमारी दुनिया आज के मुकाबले ज्यादा बेहतर, सुरक्षित, संवेदनशील और दयालु बन पाए।